नमस्कार बच्चों, मैं प्रमोद सती एक बार फिर हाजिर हूँ। और पिछले हफ्ते बच्चों हमने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन किया था। तो प्रकाश के अपवर्तन की ही एक अंदर घटना है जिसको हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या कहते हैं बच्चों? इसको प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो हम इसके बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो दैट्स प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? तो मान लो कि आपका ये एक इंटरफेस मीडियम है, यहां पर आपका सघन माध्यम है बच्चों, ये आपका सघन माध्यम है, दैट इज द डेंसर मीडियम, और ये आपका विरल माध्यम है। ओके, मान लिया जाए इस विरल माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर है, आप एन आर से भी डिनोटेट करते हैं, और इस सघन माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी है, अपवर्तनांक म्यू डी है बच्चों। ठीक है, म्यू डी। ओके, अब जब प्रकाश की किरण, देखो प्रकाश की किरण क्या होती है बच्चों? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, जब यहां पर जब प्रकाश की किरण बच्चों सघन माध्यम से, ये सघन माध्यम है इधर, ओके, ये पॉइंट ओ है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में चलती है बच्चों। ओके, तो क्या होता है, वो नॉर्मल से अवलंब से दूर हट जाती है, इसको हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो मान लिया जाए ये एंगल आपका आई है, तो ये एंगल आपका क्या होगा? आर होगा। इसको बोलते हैं हम आपतन कोण, और ये क्या है आपका? अपवर्तन कोण। अब हमने क्या किया कि एंगल को बढ़ा दिया बच्चों, ये डेंसर माध्यम है, ये आपका सघन माध्यम है। अब हमने क्या कर दिया है, एंगल को जो आपका आपतित कोण है उसके मान को बढ़ा दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर आगे, यहां पर मैंने एक नॉर्मल खींचा और यहां से ये रे डाल दी बच्चों, ये दूसरी रे डाल दी। तो मैंने एक्चुअल में किया क्या बच्चों? यहां पर मैंने एक्चुअल में किया क्या बच्चों? यहां पर मैंने यहां पर आपतित कोण बढ़ा दिया है ना। तो जब बढ़ाते बढ़ाते एक आपतित कोण, ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जब आपका ये आपतित किरण आपकी इस माध्यम में ऐसे इंटरफेस से होके चले जाए, तो इस आपतन कोण के लिए ये अपवर्तन कोण कितना हो गया बच्चों? ये आर कितना होगा? 90 डिग्री। ओके, तो इस आपतित कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं बच्चों। दिस इंसिडेंट एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल, कि जिस इंसिडेंस एंगल के लिए, जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, इस आपतन कोण को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये आपतन कोण क्या कहलाएगा बच्चों? ये आपतन कोण कितना हो, क्या कहलाता है? क्रिटिकल एंगल भी कहलाता है, और उसको किससे डिनोटेट करते हैं? सी से डिनोटेट करते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 हो, क्या? जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण कितना हो बच्चों? अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, उस आपतन कोण को क्या कहते हैं? उस आपतन कोण को, वो आपतन कोण, उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? और किससे डिनोटेट करते हैं? सी से डिनोटेट करते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर माई चाइल्ड? ओके, तो देखो बच्चों अब क्या होगा। देखो ये इंटरफेस है आपका, ये आपका इंटरफेस माध्यम है, नीचे आपका जल है और ऊपर आपका वाई है। माना ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। दिस इज द रियर मीडियम, दिस इज द डेंसर मीडियम। नाउ अगेन वी इंक्रीज द एंगल, कि अगर मैंने कोण को क्रांतिक कोण से बड़ा कर दिया, अगर मैंने आपतन कोण को क्रांतिक कोण से बड़ा कर दिया, तो क्या होगा बच्चों? सपोज दैट आई हैव टेक दिस एंगल। ओके, यहां पर क्या हो रहा है बच्चों? देखो यहां पर क्या हो रहा है कि जो ये आपतित कोण है आपका, ये आपतित कोण क्रिटिकल कोण से बड़ा हो गया। तो बच्चों क्या होता है कि जब आपका किरण डेंसर माध्यम से, मतलब
सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो और आपका आपतित किरण, आपतित कोण क्रिटिकल कोण मतलब क्रांतिक कोण से बड़ा हो तो यह प्रकाश इसी माध्यम में वापस आ जाती है, ये किरण इसी माध्यम में वापस आ जाती है और प्रकाश की इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की इसी घटना को हम क्या कहते हैं बच्चों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं कि जब प्रकाश की किरण, अब देखो यहां पर क्या होगा, पहले इसको देख लो कि ये जो आपतन कोण था, ये जो परावर्तन कोण भी होगा, ये दोनों सेम एंगल होने वाले हैं। यहां पर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, क्योंकि यहां पर परावर्तन की घटना हो गई, जबकि यहां पर कोई मिरर नहीं था, यहां पर कोई मिरर दर्पण नहीं था जिसने वापस फेंक दी लाइट। यहां पर तो जल और वायु का रियल मतलब रियर एंड डेंसर मीडियम का केवल एक इंटरफेस था, लेकिन फिर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर जो आपतत इंसिडेंट एंगल था, आपतन कोण था, वो आपका क्रांतिक कोण से बड़ा हो गया। और प्रकाश की इस तरीके में क्या होता है कि जब प्रकाश क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा, कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो और प्रकाश के लिए आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो तो प्रकाश उसी माध्यम में वापस आ जाता है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं बच्चों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहां पर देखो, यहां पर प्रकाश का क्या हो रहा है? प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। यहां पर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, लेकिन ये एंगल इसको बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। यहां पर ये जो r = 90 है, ग्रेजिंग इमर्जेंस। और यहां पर क्या हो रहा है? प्रकाश का पूर्ण परावर्तन हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है बच्चों? प्रकाश का पूर्ण परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ओके बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा? क्या क्या शर्तें हैं उसके लिए? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए शर्तें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब प्रकाश के पूर्ण परावर्तन के लिए शर्तें, क्या शर्तें होनी चाहिए बच्चों? शर्तें क्या होनी चाहिए? दैट इज द कंडीशन, टू नेसेसरी कंडीशन। फर्स्ट, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए, पहली शर्त। ओके, अगर आप विरल से सघन में डालेंगे तो कभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं होगी। ओके, तो दैट इज द प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए, पहली शर्त। और दूसरी शर्त बच्चों क्या है? दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरी शर्त है आपतन कोण का मान, आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण दैट इज द क्रिटिकल एंगल C से बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ओके, ये दो कंडीशन है बच्चों जो टोटल आंतरिक प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या है? जरूरी है कि प्रकाश सघन से विरल में जाना चाहिए। ओके बच्चों, और दूसरी शर्त क्या है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा। ये आपतन कोण क्या है? क्रांतिक कोण से बड़ा है। तो किसी दो माध्यम के लिए बच्चों, किसी दो दिए गए माध्यम के लिए ये क्रांतिक कोण का मान फिक्स होता है। ओके, कैसे डिसाइड करेंगे क्रांतिक कोण का मान? तो वो निर्भर करता है कि कौन कौन से दो माध्यम है। क्या प्रकाश जल से वायु में जा रहे हैं, निश्चित क्रांतिक कोण होगा। क्या प्रकाश कांच से वायु में जा रहा होगा, निश्चित क्रांतिक कोण है। क्या प्रकाश कांच से पानी में जा रहा है, उसके लिए निश्चित क्रांतिक कोण है। क्या प्रकाश डायमंड से वायु में जा रहा है, निश्चित क्रांतिक कोण है। मतलब क्रांतिक कोण डिसाइड करेगा कौन सी दो माध्यम हम ले रहे हैं।
ओके बच्चा, कौन से दो माध्यम ले रहे हैं और कौन सी प्रकाश को हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि रेड कलर के लिए इन दो माध्यमों का क्रांतिक कोण अलग होगा, बैंगनी कलर के लिए इन दो माध्यमों का क्रांतिक कोण क्या होगा बच्चों, अलग होगा। तो अब वही रिलेशन हम बताते हैं कि क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन है। तो क्या मैं इसको मिटा दूं? हाँ, एक चीज और कि यहां पर स्नेल का लॉ फॉलो होगा, यहां पर भी स्नेल का लॉ फॉलो होगा, बट यहां पर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम फॉलो होंगे, यहां पर स्नेल का लॉ फॉलो नहीं होगा बच्चों। ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? याद रखेंगे अब कि यहां पर स्नेल का लॉ फॉलो होगा, यहां पर स्नेल का लॉ फॉलो होगा, यहां पर स्नेल का लॉ फॉलो नहीं होगा, यहां पर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रकाश के परावर्तन के नियम फॉलो होंगे। इसीलिए यहां पर जो एंगल ये होगा वही एंगल ये भी होने वाला है। इज इट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर? समझ में आ रही बात? ओके, दैट्स, अब मैं इसको मिटा रहा हूं और थोड़ी से आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, ये ग्रेजिंग वाली कंडीशन हम लेने वाले हैं अभी। ओके बच्चों, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कैलकुलेशन क्रिटिकल एंगल कि ये जो क्रिटिकल एंगल की ये जो एंगल है क्रांतिक कोण और जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है, उनमें क्या संबंध है? क्रांतिक कोण C तथा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, मतलब सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? सघन माध्यम का अपवर्तनांक में संबंध। ओके, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? ओके, तो देखो बच्चों, यहां पर क्या था, ये यहां से आपकी सेकंड वाली कंडीशन क्या थी कि ये आपका जो एंगल था I इज इक्वल टू, वो किसके बराबर था? क्रिटिकल एंगल के बराबर। तो अपवर्तन कोण कितना हो रहा था आपका? ये 90 डिग्री हो रहा था। यहां पर स्नेल का लॉ लगाने पर, यहां पर ये पॉइंट ए मान लो, तो स्नेल के नियम के अनुसार क्या होगा? अच्छा, और चीज, इस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोला था मैंने? म्यू डी है। इस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? म्यू आर था। तो पॉइंट बिंदु ए पर स्नेल का लॉ लगाने पर, बिंदु ए पर स्नेल के नियम से, बिंदु ए पर स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से ओके बच्चों, नियम से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इस माध्यम का अपवर्तनांक म्यू डी, ओके, इनटू इसका कोण क्या? साइन आई इज इक्वल टू इस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर, इसका कोण मतलब साइन आर। सपोज दैट दिस इज द आर इज इक्वल टू 90 है। अब वैल्यू रख दो बच्चों, अब वैल्यू रख दो, अब यहां पर वैल्यू रख दो। तो दैट्स म्यू डी नहीं दिया है, जब दिया रहेगा तब हम रख देंगे। और साइन आई कितना है? क्रिटिकल एंगल के बराबर है इस सिचुएशन में, तो साइन सी, ओके, इज इक्वल टू म्यू आर। हम y ले सकते हैं पर फिलहाल हम म्यू आर रखते हैं, ओके, इनटू साइन आर। साइन आर कितना है इस कंडीशन में? 90। तो दैट मीन्स व्हाट इज दिस? म्यू डी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, म्यू डी इनटू साइन सी इज इक्वल टू म्यू आर। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1 होती है। तो दिस इज द म्यू आर। तो साइन सी इज इक्वल टू, हाउ कैन वी रिटर्न है? साइन सी इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी। इज इट क्लियर बच्चों? म्यू आर अपॉन म्यू डी, ओके, म्यू आर अपॉन म्यू डी। ये उल्टा हो रखा बच्चों, ये पहले माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के सापेक्ष, ओके, लेकिन हमें चाहिए क्या? दूसरे माध्यम, सघन माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए हमें क्या चाहिए? सघन माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। तो मैं कैसे लिखने वाला हूं इसको, ध्यान से समझना। देखो, अगर ये प्योर दिया रहता, ये दरअसल दिया क्या है? कुछ नहीं दिया है, म्यू डी दिया है, तो म्यू डी रिस्पेक्ट टू ए, और ये ऊपर वाला म्यू आर विद रिस्पेक्ट टू ए, कि इस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स y के सापेक्ष में, इस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स y के सापेक्ष में। हमने ये निकालना है। तो ये मैं कैसे लिखने वाला हूं बच्चों, जरा ध्यान से देखना। साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू डी अपॉन म्यू आर लिख सकता हूं, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, दिख रहा है? म्यू आर इधर लिखना है, ओके, इधर लिखता हूं, ओके, यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं, मतलब साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू डी अपॉन म्यू आर।
अब ये हो गया दूसरे माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले के सापेक्ष। मतलब समझो जरा बात को, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं यहां पर, साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन दूसरे माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले माध्यम के सापेक्ष। ये है सघन माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके बच्चों, अरे मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि दैट साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, सेकेंड माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष। तो ये म्यू डी अपॉन म्यू आर यहां पर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो यहां पर जो संबंध आपकी किताबों में लिखा होगा, ठीक है, वो क्या आने वाला है बच्चों, वो क्या लिखा होगा, साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, मतलब सघन माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो y को ले लेगा, वन एक मतलब इसमें से एक अगर y को ले लेगा, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर ये रियल मीडियम को y ले लिया तो ये सघन माध्यम का अपवर्तनांक हो गया y के सापेक्ष में या इस माध्यम के सापेक्ष में। तो दैट चाहो तुम ये फॉर्मूला यूज करो, चाहो तुम ये फॉर्मूला यूज करो क्या। और ये साइन सी क्रांतिक कोण, साइन सी क्रांतिक कोण, सी क्या है, क्रिटिकल एंगल, म्यू क्या है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष, सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष। तो बच्चों सघन माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा क्रिटिकल एंगल उतना कम होगा। समझ रहे हो बात को, सघन माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ये जितना ज्यादा होगा साइन सी उतना कम होगा। तो सबसे डेंसर, सबसे सघन क्या माना जाता है बच्चों, डायमंड माना जाता है, और पारदर्शी भी है ना डायमंड। तो इसलिए डायमंड के लिए क्रांतिक कोण का मान सबसे कम होता है, 24 लगभग 24 डिग्री सेंटीग्रेड में ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, इसलिए डायमंड चमकता है। छोटे से एंगल पर भी क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है बच्चों। तो दैट इज कि साइन सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, पहली चीज। दूसरी चीज बच्चों, मैं मिटा दूं इसको मिटा दूं, ओके ओके। दूसरी चीज बच्चों, आपका पहली चीज क्रांतिक कोण साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू आ गया। अब आप जानते हो बच्चों जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ओके बच्चों, वेवलेंथ अगर ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वेवलेंथ कम छोटी हो जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल लगाएंगे तो डेल्टा लैम्डा ऊपर जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर माना आप यहां पर वैल्यू रखेंगे अप्रोक्सीमेटली 1 अपॉन लैम्डा, ये ऊपर जाएगा, तो मीन्स साइन सी प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, not we can write equal, this is wrong, means what I am saying you कि mu is inversely proportional to lambda, lambda go to here। तो इसका मतलब क्या हुआ, sin c प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, लैम्डा बड़ा होगा तो क्रिटिकल कोण भी बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, लाल कलर के लिए क्रांतिक कोण, क्योंकि लाल कलर की तरंग दैर्घ्य ज्यादा, तो लाल कलर के लिए क्रांतिक कोण ज्यादा होगा और बैंगनी कलर के लिए क्रांतिक कोण कम होगा। मतलब लाल कलर के लिए सी आर इज ग्रेटर देन सी वॉयलेट, लाल कलर के लिए क्रांतिक कोण बड़ा होगा और बैंगनी कलर के लिए क्रांतिक कोण कम होगा। समझ रहे, क्यों बड़ा होगा, क्योंकि ज्यादा बड़ी वेवलेंथ तो प्रोपोर्शनल होता है क्रांतिक कोण के, तो ज्यादा बड़ी वेवलेंथ तो ज्यादा बड़ा क्रांतिक कोण। तो लाल कलर के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्यादा होगा, अगर लाल प्रकाश जा रहा है तो क्रांतिक कोण का मान ज्यादा बड़ा है, और ये क्या है बैंगनी कलर जा रहा है तो उसके लिए क्रांतिक कोण कम होगा। तो दो चीजें आपने यहां पर पता चल गई है क्रांतिक कोण के हिसाब से। ओके कि आपका क्रांतिक कोण अगर आपका अपवर्तनांक बड़ा है तो क्रांतिक कोण छोटा होगा, लेकिन अगर आपकी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बड़ी है तो आपका क्रांतिक कोण भी क्या होगा, बड़ा होगा बच्चों। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको आइडिया आ गई है। अब इनका जैसे उपयोग जो होता है बच्चों, क्रांतिक कोण के जो एप्लीकेशन है और जो नेचर में दिखता है हमें, तो मिराज, ओके मरीचिका, तुमने अपनी किताबों में देखोगे कि रेगिस्तान में गर्मी की धूप में पानी होने का भ्रम होता है
उसी को मरीचिका बोलते हैं बच्चों, कि क्योंकि वहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। दूसरा, जैसे ऑप्टिकल फाइबर है, हम आपसे इतने प्यार से बात कर पा रहे हैं, फोन पर बात कर पा रहे हैं, तो क्या होता है कि जो आपके टावर हैं, टावर से टावर तक बच्चों ऑप्टिकल फाइबर बिछी होती है। तो ऑप्टिकल फाइबर किस पर काम करती है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करती है। क्या बोला मैंने? ऑप्टिकल फाइबर। उसको आपकी किताबों में प्रकाशिक तंतु लिखा होगा बच्चों, प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। तो देखो ऐसा होता है बच्चों, ये माना उसकी ये क्या होती, कोर होती है, इसको बोलते हैं बच्चों कोर, बीच का पार्ट। उसके बाहर 5 लेयर होती है बच्चों। आप जब इंजीनियरिंग करोगे या हायर क्लासेस में जाओगे तब पढ़ोगे उसको। ये होती है बच्चों क्लैडिंग। ओके, तो क्या करते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से बनता है बच्चों। देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सबसे बेहतरीन एग्जांपल। तो क्या करते हैं, यहां से इस जो ये बीच का है, जो ये मिडिल पार्ट है, इसका जो कोर है, इसका ना रिफ्रैक्ट अपवर्तनांक माना n1 है, और जो बाहर उसके बाहर का पार्ट है उसका अपवर्तनांक n2 है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या करते हैं, n1 को ग्रेटर कर देते हैं n2 से, करनी ही पड़ेगी, तभी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। दूसरा, यहां पर जो एंगल अंदर एंगल डालना है यहां पर, उसका भी ध्यान रखा जाता है बच्चों। यहां पर के एंगल का भी ध्यान रखा जाता है कि किस एंगल पर डालना। तो होगा क्या, यहां से रे आपकी थोड़ी से ऐसे बेंड हुई, जब यहां पर टकराएगी रेस, तो रेस कहां से जाना चाह रही है, कोर से क्लैडिंग में जाना चाह रही है, कोर से क्लैडिंग में जाना चाह रही है। यहां पर क्या करते हैं बच्चा, इससे डिसाइड कर देते हैं, इससे डिसाइड कर देते हैं कि यहां पर एंगल कितना होने वाला है। तो ऐसा रखते हैं कि ये एंगल क्या हो जाए, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए। तो जब ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा तो ये सब का सब वापस यहां आ जाएगा। यहां पर भी सेम घटना होगी बच्चों। और जो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इंफॉर्मेशन आपने भेजी, यहां पर पूर्ण आंतरिक, यहां पर भी ऐसे ही हो गया। और आप इसको एक जगह से दूसरी जगह बिना वेस्ट किए हुए यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वरना ये यहां जा सकता था, अगर ये एंगल छोटा हो जाए क्रिटिकल एंगल से, तो ये उधर चले जाएगा, किसमें, क्लैडिंग में। कोर मतलब मध्य भाग जो है, तो इस मध्य भाग में यहां क्या हो रहा है बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो दैट इज द बेस्ट, ये इसकी ही देन है कि हम बहुत अच्छे से बात कर पा रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर बच्चों है ना, तो दैट्स ये आपकी ऑप्टिकल फाइबर का फिनोमिना, एक मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप गर्मी के दिनों में देखो रेगिस्तान में पानी होने का भ्रम होता है, तो मैंने क्या कहा, ऑप्टिकल फाइबर का एग्जाम्पल है बच्चों। ओके, तो अब हम इस पर क्या करने वाले हैं बच्चों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो ठीक है बच्चों, तो हम इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। हाँ, तो बच्चों इस पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। और पहला क्वेश्चन है आपका, किरण के पथ को पूरा करो, प्रकाश के पथ को पूरा करो, प्रकाश के पथ को पूरा करो। ओके, तो दैट्स आपका ये लाइक ये है, और ये मतलब आपका ग्लास प्लेट है। ओके, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कुछ भी ले सकते हो। दिस इज द, ये आपका ग्लास है, मतलब कांच है। ओके, और आपने लाइट को इस पे इंसिडेंट किया है बच्चों यहां पर। ओके, और ये लाइट आपने इसकी 42 डिग्री, यहां से कितना है, 42 डिग्री पर लाइट इंसिडेंट किया है। ओके, और आपको दिया है इसके लिए क्रांतिक कोण का मान, जो दिया है क्रांतिक कोण का मान जो है, क्रांतिक कोण इसके लिए दिया है 42 डिग्री, मतलब सी का जो मान है वो 42 डिग्री है। तो अब बताओ कि यहां पर ऑप्शन है बच्चों, इसके ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं मैं, कि ये जो किरण है, जो ये किरण है, ये यहां पर से कहां जाएगी, ए से कहां जाएगी ये किरण। ओके, क्योंकि ये ग्लास है, तो क्या ये इधर इसके पाथ को कंप्लीट करना है बच्चों, तो क्या ये किरण इधर जाने वाली है, क्या ये किरण नॉर्मल से थोड़ी ऐसे होने वाली है, क्या ये किरण इधर जाने वाली है, क्या ये किरण इधर आने वाली है, क्या ये किरण इधर आने वाली है।
तो इसके पाथ को क्या करना है, हमने कंप्लीट करना है बच्चों। इज इट क्लियर? ओके, वेरी गुड। ओके, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, यहां पर सबसे पहले आप क्या करो, नॉर्मल खींचो, अभिलंब खींचो। तो जब आप अभिलंब खींचेंगे यहां पर सॉल्यूशन, तो मैं यहीं पर कर लेता हूं। जब आप अभिलंब खींचोगे बच्चों, तो इसके लिए आपतन कोण कौन सा होगा? आपतन कोण बच्चों, ये अभिलंब है ना, अभिलंब। तो बच्चों आपतन कोण कौन होगा? ये वाला होगा ना आपतन कोण भाई। आपतन कोण अभिलंब से लिया जाता है, इधर से थोड़ी लेते हैं। आपतन कोण अभिलंब से लिया जाता है। तो देखो यहां पर ये टोटल 90 है, तो ये कितना होगा? देखो ये वाला एंगल कितना था, 90 था, ये 42 हो गया, तो ये कितना होगा बच्चों, 90 माइनस 42, तो कितना हो जाएगा ये एंगल? ये एंगल कितना हो जाएगा, 48, ये 48 हो जाएगा बच्चों, है ना, 48 हो जाएगा। अब देखो ये एंगल हो गया 48 ए पर, मतलब आपका यहां पर आपतन कोण कितना हो गया, 48 डिग्री। और देखो इसके लिए क्रांति कोण कितना है इस कांच के लिए, 42 डिग्री। तो क्या होने वाला है यहां पर? यहां पर होने वाला है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, यहां पर होने वाला है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में किसके नियम फॉलो होते हैं, परावर्तन के। तो अगर ये आपतन कोण आपका 48 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा बच्चा, 48 डिग्री। एकदम क्लियर है, मतलब ये रे इधर को आ गई। अब यहां पर क्या होगा, ठीक है भाई, यहां तक तो आ गई रे। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, व्हाट विल बी हियर? यहां पर क्या होगा, माना ये पॉइंट बी है, यहां पर क्या होने वाला है, क्या ये इधर जाने वाली है, क्या ये इधर आने वाली है, क्या ये नीचे जाने वाली है, क्या होने वाला है इसके साथ? तो हम समझ सकते हैं यहां पर कि पॉइंट बी पर क्या करूंगा मैं, नॉर्मल खींचूंगा। अगेन नॉर्मल ड्रॉ करो बच्चा यहां पर। अब जब आपने नॉर्मल खींचा, तो देखो बच्चों जरा समझना बात को कि ये 48 है, ये भी नॉर्मल था, ये भी नॉर्मल है आपका, तो ये कितना होगा बच्चा, 48 डिग्री। ये 48 है, सॉरी, ओके, दैट्स आंतरिक परावर्तन 48 डिग्री, तो ये कितना होगा बच्चा, 48 डिग्री। ओके, ये 48 डिग्री है। अरे भाई ये दो लाइनें है ना, दैट दैट, और इसने काटा, ये 48 था यहां पर, तो ये भी कितना होगा, 48 होगा। मुझे चाहिए कौन, मुझे ये चाहिए। तो तुम समझ सकते हो ये टोटल 90 डिग्री है, तो ये अगेन कितना हो जाएगा, 42 डिग्री। इज इट क्लियर? समझ में आ रही बात? तो ये 42 डिग्री हो गया बच्चों, 42 डिग्री। ओके बच्चा, अब क्या होगा यहां पर ये इस पॉइंट बी पर आपतन कोण कितना हो गया, 42 डिग्री। ठीक है, अब क्रिटिकल कोण कितना है, 42 डिग्री। तो जब आपतन कोण क्रिटिकल कोण के बराबर होता है, मतलब जब आपका आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है, तो क्या होता है बच्चों, क्या बताया था मैंने, क्या होता है इस कंडीशन के लिए? इस कंडीशन के लिए जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे होगी यहां पर, वो क्या होगा, 90 डिग्री बनाएगी बच्चा। तो मतलब ये जो रे आने वाली है, ये सीधा ऐसे आएगी, इधर से गया था इधर आ गया, समझ गया? ये आपतित किरण थी आपकी, और आपकी निर्गत किरण ये हो गई। अरे समझ में आ रही बात? यहां से गया, यहां पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, यहां पर क्या हुआ, ग्रेजिंग इमर्जेंट वाली कंडीशन हुई, और ये रेज ये पाथ फॉलो करो। तो चार ऑप्शन में से ये वाला जिसका पाथ था वो सही था। इज इट क्लियर बच्चों? आई बात समझ में? एक आप खुद करोगे, एक आप स्वयं करोगे बच्चों, तो ठीक है फिर। ओके, इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है, ओके। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ओके। और आप इसका पथ कंप्लीट करेंगे, किरण के पथ को पूरा बनाओ, ठीक है। तो ये आपका प्रिज्म है, ठीक है बच्चा, ओके।
और यहाँ पर ये आपतित किरण है आपकी, ठीक है, और आपको दिया है ये वाला कोण आपको 60 डिग्री दिया है, ठीक है, और ये कोण आपको 30 डिग्री दिया है। ओके, और आपको इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांच का जो अपवर्तनांक है वो दिया है आपको 3/2, कांच का अपवर्तनांक 3/2 दिया है। ओके, और क्रांतिक कोण इसके लिए, क्रांतिक कोण जो दिया है आपको C = क्रांतिक कोण जो दिया है वो दिया है 42 डिग्री, दैट इज द क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण दिया है 42 डिग्री। ओके बच्चा, क्रांतिक कोण दिया है इसके लिए 42 डिग्री। तो आपको पूछा गया है किरण के पथ को पूरा करिए, किरण के पथ को पूरा करो, पूरा करो, और साथ में आपको निकालना है बच्चा कि दैट इज द R का मान होगा, R का मान होगा। ओके, अपवर्तन कोण का मान होगा, R का मान होगा, और ऑप्शन है इसके R के, ठीक है। तो पहले आप इस किरण को पूरा करिए, ठीक है। हाँ, यहां पर ये 90 डिग्री आपको दिया हुआ है, ठीक है बच्चे। तो कैसे हम इसको कंप्लीट करते हैं, आपको क्या क्या चीजें इसमें दी हुई है, आप क्या करोगे, ये आपको देखो क्या क्या चीजें दी है बच्चा, इसमें क्या क्या चीजें आपको दी है, यू कैन सॉल्व इट। ये 60 डिग्री दिया है या 30 डिग्री दिया है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, 60 + 90, तो ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, ठीक है। ओके, दूसरी चीज आपको, और इसमें ये क्योंकि 90 डिग्री पर गिर रहा है तो ये सीधा 90 डिग्री पर, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जा रहा है तो डायरेक्ट जाएगा, है ना, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा बच्चे, 90 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि ये नॉर्मल है इस पर। तो ये वाला कोण कितने का होगा बच्चा, ये वाला कोण कितने का होगा बच्चा, ये वाला कोण कितना होगा बच्चों, ये 90 + 60 कितना हो गया, 150, और त्रिभुज के तीनों कोण का योग 160 होता है, तो ये वाला कोण हो जाएगा आपका दैट्स त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ओके, ठीक है। तो यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर क्या होने वाला है बच्चे, क्या रे इधर आएगी, क्या रे इधर जाएगी, क्या रे इधर जाएगी, तो क्या करेंगे हम यहां पर, अगेन अविलंब खींचेंगे, यहां पर हम खींचेंगे अविलंब, ठीक है बच्चे। अब मुझे बताओ आप कि ये वाला कोण कितना होगा बच्चा, ये वाला कोण कितना होगा, क्योंकि ये टोटल 90 है, ये 30 है, तो ये भी क्या होगा, 60 होगा। यस एंड नो बच्चा, यस एंड नो, क्योंकि ये आपका नॉर्मल है और ये आपका 30 डिग्री था, तो ये कितना हो जाएगा, 90 - 30, तो दैट ये हो गया आपका 60 डिग्री। ये कोण कितने का हो गया बच्चों, 60 डिग्री का हो गया। ओके, तो क्या होने वाला है इसमें, इसमें अगेन पूर्ण परावर्तन होने वाला है। अगेन क्या होने वाला है बच्चा, पूर्ण परावर्तन इसमें होने वाला है। कैसे पूर्ण परावर्तन कैसे होने वाला है, क्योंकि ये इसके लिए ये इस पॉइंट, अगर सपोज दैट ये पॉइंट बी है, तो इसके लिए ये आपतन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री, और क्रांतिक कोण इसके लिए कितना दिया है, 42 डिग्री। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ओके, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो ये भी कितना है बच्चा, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ओके, क्योंकि यहां पर पूर्ण परावर्तन पर परावर्तन के नियम लगते हैं, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण 60 डिग्री। अब यहां पर क्या होगा, देखो ये पॉइंट सी हो गया, और यू कैन से दैट सी क्रांतिक कोण लिया है ना, तो इसको पॉइंट डी बोल दो। तो पॉइंट डी पर क्या होने वाला है बच्चा, तो देखो अगेन मैं यहां पर नॉर्मल खींचूंगा। ओके, नॉर्मल खींचूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, क्या होगा मेरे बच्चे, ये आपका 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा, तो ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री था, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, क्योंकि 30 + 90 120, और +60 180। ठीक है।
अब यहां पर डी पर क्या होने वाला है? क्या लाइट ऊपर जाने वाली है? क्या लाइट नीचे आने वाली है? क्या होगा बच्चे डी पर? ओके, डी पर क्या होने वाला है? डी पर बच्चों ये देखो आप कि जो आपका ये वाला कोण हो जाएगा, क्योंकि इंसिडेंट एंगल तो इस पॉइंट के लिए ये हो गया ना, ये कितना हो गया? ये टोटल 90 था और ये 60 था, तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री। इस टाइम क्या हुआ बच्चों? क्रिटिकल एंगल इज ग्रेटर देन दिस 30 डिग्री। इस टाइम क्या हो गया बच्चों? 42 डिग्री इज ग्रेटर देन 32 डिग्री, मीन्स क्रिटिकल एंगल इज ग्रेटर देन ईयर टू इंसिडेंट एंगल। तो इस टाइम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? इस टाइम होगा मेरे बच्चे कि ये जो आपकी किरण डेंसर से रियर में जा रही है, तो ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी। इस टाइम ये बाहर चले जाएगी। इस टाइम यहाँ पर अपवर्तन के नियमों का पालन होगा, यहाँ पर परावर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्रांतिक कोण का मान ज्यादा है आपतन कोण के मान से। तो क्या, तो दैट्स रेस का पाथ क्या हो गया? ये कंप्लीट हो गया आपका रे का पाथ। ओके, रे का पाथ कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा गया अपवर्तन कोण, कि दैट पॉइंट डी पर अपवर्तन कोण कितना होने वाला है। तो देखो ये अपवर्तन कोण आर ये हो जाएगा। तो इसके ऑप्शन थे, साइन इनवर्स में ऑप्शन है उसके, तो हम आपको सॉल्व करके उसको बता देते हैं, ठीक है। तो यहां पर बच्चों आप स्नेल का लॉ अप्लाई करेंगे। तो बिंदु डी पर स्नेल का नियम लगाने पर, स्नेल का नियम लगाने पर, ओके, बिंदु डी पर स्नेल का नियम लगाने पर, तो क्या होगा बच्चा? यहां पर इस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया था म्यू जी इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो इस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स म्यू ग्लास इनटू इसका एंगल, तो कौन सा एंगल? आपतन कोण। तो दैट इज द साइन आई, यू कैन से दैट साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू इस माध्यम का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? वायु का अपवर्तनांक 1। तो वायु का अपवर्तनांक मैं यहां पर म्यू ए लिख लेता हूं फिलहाल, और दिस इज द साइन आर। तो वैल्यू पुट करो बच्चा इसमें, तो व्हाट विल बी वैल्यू? दैट इज द म्यू जी कितना है बच्चा? 3/2, एंड साइन 30 का मान कितना होता है बच्चों? 1/2, है ना, इज इक्वल टू वायु का अपवर्तनांक कितना है? 1 इंटू साइन आर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया बच्चा? साइन आर इज इक्वल टू हो गया बच्चा 3/2 दूना 4, 3/4। तो आर इज इक्वल टू हो गया बच्चा साइन इनवर्स 3/4। तो जो ऑप्शन ये वाला था बच्चा वो करेक्ट है। इज इट क्लियर? जो ये वाला ऑप्शन था दैट इज द करेक्ट। ओके, ये ऑप्शन क्या है बच्चा? करेक्ट है, ठीक है। तो इसका अपवर्तन कोण कितना आ गया? साइन इनवर्स 3/2। तो इफ यू हैव गिवन द टेबल, तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस अपवर्तन कोण। तो इस अपवर्तन कोण की वैल्यू 49 डिग्री, अगर आप इसको टेबल में देखोगे साइन की, तो ये लगभग 49 डिग्री आता है। ओके, अदरवाइज ऑप्शन में आपका ये आंसर है, ठीक है। तो कैन यू अंडरस्टैंड? क्या आपको ये समझ में आ गया बच्चा? आगे बढ़े, हम एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू अनदर वन क्वेश्चन। ओके, तो यू कैन सॉल्व दिस। मैं इसको मिटा रहा हूं बच्चों, ठीक है। ओके, ओके बेटा, तो नाउ द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन है द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करो। अपवर्तनांक ज्ञात करो, द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करो। और आपको ये दिया है चित्र, ये आपको ये दिया है, दिस इज द फिगर, ओके। और यहां पर जो आपको रे डाली है दैट इज द 90 डिग्री। ये जो आपतित किरण है आपकी, वो आपकी रे 90 डिग्री पर डाली है, और आपको ये दिखाया गया है, आपको इस तरीके से इस रे का जो पाथ है वो ऐसे दिखाया गया है और ये दिखाया गया है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, दिस इज द 60,
ये भी 60, ये भी 60। ये इक्विलेटरल प्रिज्म आपका है बच्चों, इक्विलेटरल प्रिज्म है, ठीक है। और इसको किस में डुबाया गया है? वायु में, वो पानी में, दैट इज द, ये किस में डुबाया गया है? किसी द्रव में डुबाया गया है, ओके। और कांच का अपवर्तनांक आपको दिया है बच्चों, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपको दिया है √2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपको दिया है बच्चा √2, और आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बच्चा, ओके। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? इज इट क्लियर? आप इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हैं, और 2 मेथड से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो किस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? दैट इज द, ओके, कि व्हाट, दिस इज द कंडीशन व्हेन रेज आर इंसिडेंट ऑन हियर and go to the surface of interface surface between that and that। मतलब ये लाइट आपकी कैसी है बच्चे? ये लाइट आपकी यहाँ पर कैसे हो रही है? यहाँ पर से सीधा चलेगी। तो अगर आप नॉर्मल खींचेंगे यहाँ पर, तो रिफ्रैक्टेड एंगल, दरअसल ये वाला कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। तो जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है बच्चों, उसके लिए आपतन कोण क्या होता है? उसके लिए आपतन कोण को क्या कहते हैं बच्चों? उसके लिए आपतन कोण को कहते हैं क्रांतिक कोण। पता है ना कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की 3 रे खींचे थे। दूसरा वाला रे क्या था कि जब आपका आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है, तो अपवर्तन कोण वहां पर कितना होता है? अपवर्तन कोण वहां पर 90 डिग्री होता है। तो उस आपतन कोण को फिर किसके बराबर होता है? वो आपतन कोण, वो आपतन कोण होता है क्रांतिक कोण के बराबर। तो यहाँ पर अगर आप नॉर्मल खींचेंगे, तो दिस एंगल इज, ये एंगल किसके बराबर होगा बच्चा? ये एंगल होगा आपका I = C के बराबर। इज इट क्लियर? I = C के बराबर। अब देखना जरा ध्यान से क्या होने वाला है। यहाँ पर जरा ध्यान से देखना क्या होने वाला है बच्चा। तो यहां पर देखो बच्चा, यहां पर ये आपका देखो, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो 90 + 60 कितना हो गया बच्चों? 90 + 60 हो गया 150 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 180 में से 150 घटाओ, ये हो गया 30 डिग्री। अब देखना, क्योंकि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, यहां पर मैं इसको ऐसे बनाता हूं कि ये आपका n, सपोज दैट हियर इज O and S, तो NONS आपका नॉर्मल है, ठीक है। तो और ये 30 डिग्री आपका आ गया यहां पर से, ये आपका 30 डिग्री आ गया, और ये 90 होगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ये कितना हो जाएगा बच्चा? 60 डिग्री। तो आपका जो आपतन कोण है यहाँ पर, वो कितना है? 60 डिग्री। इज इट क्लियर? जो आपका यहाँ पर आपतन कोण आ रहा है, वो कितना आ रहा है? 60 डिग्री। और परावर्तन कोण तुमको पहले से दे रखा है, सॉरी, अपवर्तन कोण तुमको पहले से दे रखा है। तो वी नो दैट कि व्हेन द अपवर्तन, जब आपका अपवर्तन कोण 60 डिग्री, अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, तब क्रांतिक कोण की कंडीशन क्या होती है बच्चा? फॉलो होती है। और हम जानते हैं उस कंडीशन में कि दैट इज द sin C = 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस, 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम ये वाली कंडीशन उस मतलब उस सिचुएशन में हम ये वाली कंडीशन बच्चों जानते हैं। तो ये किसका है? दैट इज द डेंसर मीडियम, बट हियर इज नॉट प्रेजेंट वायु, तो दैट इज द, व्हाट विल बी, दिस इज द डेंसर अपॉन डिवाइडेड बाय म्यू रियर, और व्हिच विल बी गो टू म्यू रियर। तो इन दिस कंडीशन, okay, in this condition the refractive index of glass is was √2. In this condition, what was the refractive index of glass? And that is the 2 under √2. Okay, prism. What was the refractive index of prism? That is the sin, you have given, that is the mu, this is the liquid, and denser, this is the glass. So what will be? This is the refractive index of prism. What was? √2. So that is the sin C. What is the value of sin C? Sin 60. Yes and no? So this is the sin
60 is equal to mu L. This is liquid upon under root 2. Also you can write here mu W. If we mention here mu W, so you can also write here mu W. So that what will be mu W? Mu W. Acha, take a sin 60 value. Root 3 by 2 is equal to what is mu W upon root 2. So how can we written as? This is the mu W is equal to, that's root 2 into root 3 by 2. How can we written as root 2? Root 2 is written as root 3 root 2 into root 2 root 3 into root 2 into root 2. That's cancel. So what is the refractive index of water? What is the refractive index of water? Water refractive index root 3 by root 2 means root 3 by 2. So that is the refractive index of water. Okay, this is the refractive index of water. Is it clear? This is the refractive index of water. Okay, so now we go to another one best example of this. Okay, prism. Okay, take another best example. Take a prism. Okay, so this is the refractive index of denser medium with respect to dr बच्चों. So rear go to dr, so mu rear upon mu denser. Okay, we can apply. So this is the relation between ये क्या है, क्रांतिक कोण और refractive index of denser medium का relation है. ठीक है. Okay, now we are go to next question. Okay, bacha. So now we are going to question number next question. It is a very beautiful question and comes on the IIT. Okay, ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों. ओके, ये एक प्रिज्म है और बच्चों इसका मान है 120 डिग्री, इसका मान है 30 डिग्री. तो इसका मान कितना बच गया? इसका मान हो जाएगा 30 डिग्री. ओके, आपने यहां पर एक रे को इंसिडेंट किया और ये एंगल है आपका 60 डिग्री. ओके, ये एंगल आपका क्या है? 60 डिग्री. तो इन्होंने पूछा है कि क्रांतिक कोण का वो इमर्जेंट एंगल कोण ई का मान, निर्गत को यू कैन से दैट निर्गत कोण ई का मान होगा. ठीक है बच्चों, कौन ई का मान होगा? क्वेश्चन वो ऑप्शन है आपके 60 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी है 75 डिग्री, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं. ओके बच्चा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो यहां पर कैसे इसको करेंगे? हाँ, एक चीज और दी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास. इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है √3 और ये वायु में रखा है. ये क्या है? वायु है. ओके बच्चों, ये वायु में रखा है. तो कैसे करेंगे आप अब इसको? तो क्या क्या होने वाला है बच्चे? क्या होने वाला है? कैसे कर सकते हैं हम इसको? इसका निर्गत कोण का ज्ञात ज्ञात करो, मतलब दैट इज इमर्जेंट, फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंट. कैसे करेंगे इसको? तो देखो, हमारे पास चॉइस क्या हो सकती है कि क्या ये रेज इधर टकराएगी, क्या रेज ये इधर टकराएगी. दो चॉइस है ना, क्या रेज इधर टकराएगी, क्या रेज इधर टकराएगी. वी हैव टू चॉइसेस. तो वी कैन हम इसको सॉल्व करके बता सकते हैं कि कहाँ ये टकराने वाली है. ओके बच्चे, ओके बच्चे. तो देखो, ध्यान दो, यहां पर सपोज दैट दिस इज द पॉइंट ए. तो हमें पता है कि जब लाइट रियर से डेंसर में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है. सपोज दैट ये आ गया, सपोज दैट, मान लो. ओके, तो ये वाला कोण क्या होगा? निर्गत कोण आर, सॉरी अपवर्तित कोण, अपवर्तन कोण आर, और ये था आपका आपतन कोण आर. तो बिंदु ए पर स्नेल के नियम से, बिंदु ए पर स्नेल के नियम से
ओके, बिंदु ए पर स्नेल के नियम से क्या होगा बच्चा, लगाओ, ये y है, इस माध्यम का अपवर्तनांक मीन्स म्यू ए इंटू इसका एंगल साइन 60 इज इक्वल टू इस माध्यम का अपवर्तनांक, दिस इज द म्यू जी, सपोज दैट म्यू जी इंटू साइन आर, मैंने आर बोल दिया इसको, वैल्यू रखो, म्यू ए कितना है, y के लिए 1 होता है, और ये साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इज इक्वल टू म्यू जी, दिस इज द √3 इंटू साइन आर। ओके ओके मेरे बच्चे, कर सकते हैं ऐसा, तो दैट्स क्या होगा बच्चा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहां पर साइन आर इज इक्वल टू हाउ मच, साइन आर इज इक्वल टू 1/2, एंड साइन में किसका मान 1/2 हो जाए बच्चा, साइन आर इज इक्वल टू साइन 60, वो सॉरी साइन 30, तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री, तो मतलब ये आर का मान कितना आ गया बच्चा 30 डिग्री। ओके ठीक है बच्चे, समझ में आई बात। हाँ, अब ये रे यहां टकराएगी, यहां टकराएगी, क्या सोच सकते हैं हम इस बारे में, बिल्कुल सोच सकते हैं बच्चा, कैसे, देख कैसे सोच सकते हैं, ये तो था नॉर्मल, ये 30 डिग्री आ गया, ये पूरा 90 था ना, नॉर्मल का मतलब ये 90 था टोटल, ये 30 आ गया, तो ये वाला कितना हो गया 60, तो 30 और 60 कितना हो गया 180 हो गया। अरे भाई इसके लिए तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है। अब देखिए ये तो 60 हो गया, यहां पर ये इतना तो 60 है, और ये 120 है, 180 तो यहां पूरा हो गया, और रे इधर, तो दो ही कंडीशन हो सकती, या तो रे इधर ना जाए, या तो त्रिभुज को हम गलत पढ़ते हैं, पर त्रिभुज को तो हम गलत नहीं पढ़ते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग 180 होता है, तो इसके मतलब हमने रे गलत बना दी है, क्योंकि 120 + 60 180 हो गया, इसके लिए बचा ही नहीं, ये तो कोण दिख रहा, अरे ये त्रिभुज ही नहीं है, ये त्रिभुज ही नहीं है, क्योंकि ये रे इधर ना जाके कहां टकराएगी बच्चे, इधर टकराएगी। अब ये है वो 30 डिग्री जो कि मैं गलत बना रहा था, ये है वो 30 डिग्री। इज इट क्लियर बच्चे, समझ में आई बात, कि रेज आई यहां से, इधर नहीं टकराई, इधर गया, अपवर्तन के कारण रे इधर गई, तो यहां पर टकराया। अब यहां पर क्या हुआ, क्या यहां से रे नीचे आई, या यहां से कहीं और गई रे, ई निकालना हमने, केवल इंफॉर्मेशन हमें इतनी दी है जितना हमने लिखा है, तो दैट्स यहां पर क्या होने वाला है बच्चा, समझ जरा बात को, यहां पर क्या होने वाला है, ओके यहां पर सपोज दैट ये आपका ए पॉइंट था, इसको मैंने बी पॉइंट ले लिया, यहां पर क्या होने वाला है, तो देखो हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये था आपका 30 डिग्री, और यहां पर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है बच्चा, नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, तो देखो यहां पर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, तो क्या होने वाला है, तो देखो ये नॉर्मल था, ओके, और ये 30 डिग्री था, ये नॉर्मल था, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, क्योंकि ये नॉर्मल था ना, ये 30 डिग्री था, तो ये कितना होगा 90 डिग्री, तो ये टोटल कितना होगा, मैं इस त्रिभुज को इधर बना देता हूं, है ये हो गया 90 + 30, तो कितना हो गया 120, और ये कितना है 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा अगेन 30 डिग्री, क्योंकि अगेन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 150, ठीक है, सॉरी 180, तो दैट्स 120 + 30 150 + 30 180, मीन्स ये हो गया है 30 डिग्री, तो मैं आराम से नॉर्मल से इसका मान भी बता देता हूं, ये हो गया 60 डिग्री। इज इट क्लियर, ये कितना हो गया बच्चा 60 डिग्री, लेकिन इस बार तुम्हें क्रांतिक कोण नहीं दिया है, इस बार तुम्हें क्रांतिक कोण नहीं दिया है कि तुम कह सकते हो कि सर क्रांतिक कोण इतना है 60 डिग्री, उससे ज्यादा हो सकता है इसके लिए क्रांतिक कोण 70 डिग्री हो, मे बी पॉसिबल। तो मैं क्या करूंगा, पहले यहां पर ट्राई करूंगा कि स्नेल का लॉ लगाने पर, और देखूंगा एक ड्रास्टिक चेंजेस आएगा यहां पर, बिंदु बी पर स्नेल, मैंने माना सोच लिया, मान लिया जाए, मैं सोच रहा हूं, गलत सोच रहा हूं ऐसा है, मैं सोच रहा हूं मान लिया जाए रे इधर आ गई, ठीक है, तो क्या होगा मेरे बच्चे इसमें, यहां पर बिंदु बी पर स्नेल का लॉ लगाओ, बिंदु बी पर स्नेल का लॉ लगाने पर, चेक करने के लिए लगा रहा हूं मैं इसको, है
स्नेल का नियम लगाने पर। तो क्या होगा बच्चा, बिंदु बी पर स्नेल का नियम लगाने पर क्या होगा बच्चा, बिंदु बी पर स्नेल का नियम लगाने पर क्या होगा, इस माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, म्यू जी। आई थिंक दिया था मुझे म्यू जी कितना दिया था बच्चों, √3। म्यू जी कितना दिया था बच्चों, √3। तो इस माध्यम का अपवर्तनांक म्यू जी इंटू इसका इंसिडेंट एंगल, ये नहीं है इंसिडेंट एंगल नॉर्मल से होता बच्चों है, तो sin 60 इज इक्वल टू बाहर के माध्यम का अर्धनांक म्यू ए मतलब y इंटू साइन, मान लिया जाए ये ई एंगल है, मान लिया है, तो क्या होने वाला है देखना, ये कितना है बच्चा, √3, और ये साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू, ये हो गया y और ये हो गया साइन ई। अब सुनना जरा बात को, √3 3/2 इज इक्वल टू साइन ई। तो क्या हो गया बेटा, इसमें क्या हो गया बेटा, इसमें साइन ई का मान 1 से ज्यादा आ गया। और बच्चों जब आप साइन की टेबल देखते हो, जब आप साइन के मान देखते हो, तो साइन थीटा में सबसे मैक्सिमम मान कितना होता है बच्चा, 1 होता है। 1 से ज्यादा मीन्स यू कैन से दैट 1 से ज्यादा साइन में मान पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। साइन इज इक्वल टू 3/2 कोई मतलब नहीं है इसका, क्योंकि साइन में मैक्सिमम मान कितना होता है, +1 होता है। तो जो हमने सोचा था कि लाइट इधर जाएगी, ये हमने गलत सोचा है। तुम मेरी बात को समझ रहे हो ना, समझ में आ रही बात, जो हमने क्योंकि साइन ई में 1 से बड़ा मान होता ही नहीं है। और बच्चों नेचर इसको डिफेंड करता है, साइन ई का मान 1 से बड़ा नहीं होता है, नेचर इसको डिफेंड करता है। यहां पर लाइट जो नीचे यहां पर टकराती है, वो इस साइन की वैल्यू 1 से कम रहे उसको डिफेंड करती है, और इधर चले जाती है लाइट। क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बात, साइन की वैल्यू तो हमने निकाली भाई अपनी सुविधा अनुसार, लेकिन साइन का मान 1 से ज्यादा नहीं होता है, इस बात को नेचर भी कह रही है। क्योंकि लाइट नीचे नहीं आई, लाइट ऊपर गई। अगर लाइट नीचे आ जाती तो ये वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाती, और साइन ई का मान 1 से ज्यादा होता, जो कि नहीं होता है, और नेचर भी यही कह रहा है। इज इट क्लियर? तो ये लाइट कहां चलेगी आपकी, यहां पर क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चा, टोटल पॉइंट बी पर क्या हो रहा है, ये लाइट नीचे ना आके यहां पर क्या हो रहा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात, यहां पर क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और लाइट चलेगी इधर। ओके बच्चा, ओके बच्चा, हाँ। अब यहां कुछ ठीक हो रहा होगा, ठीक है। यहां पर क्या खींचा मैंने, नॉर्मल खींचा, यहां पर क्या, ओके, तो यहां पर मैं नॉर्मल खींचूंगा बच्चा, तो क्या होने वाला है यहां पर, क्या स्नेल का लॉ लगाओ बेटा, यहां पर स्नेल का लॉ लगाओ। तो देखो यहां पर ये आपका 90, देखो ये 60 था, तो ये हो गया 60, ये हो गया 30। इट इज क्लियर बच्चों। नॉर्मल अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूंगा, ओके, नॉर्मल मैं अगर ड्रॉ करूंगा, तो तुम सॉल्व करके इसको देख सकते हैं कि ये आपका 30, इसका मान आने वाला है बच्चे 30, इसका मान कितने आने वाला है बच्चे, 30 आने वाला है। तो आप यहां पर 30 वैल्यू अगर इसको पुट करेंगे, तो यहां से रे इसको, तो ये ई एंगल हो गया। तो यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं स्नेल का लॉ। और इस बिंदु को मान लिया मैंने सी, इस बिंदु को मान लिया मैंने सी, मान लिया बच्चा, इस बिंदु को क्या मान लिया मैंने, सी। यहां पर आप अच्छे तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ओके, इसको आप अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पर बिंदु सी पर स्नेल का लॉ लगाने पर, तो क्या हो गया बच्चा, क्या हो गया बच्चा, यहां पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो दैट इज द म्यू जी इंटू साइन 30 इज इक्वल टू हाउ मच, वातावरण का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन ई।
तो ये म्यू जी कितना था बच्चों, म्यू जी था मेरे ख्याल से √3 और ये क्या था साइन 30 का मान 1/2 इज इक्वल टू साइन ई। तो ये कितना हो गया √3/2 इज इक्वल टू साइन ई। तो √3 किसका मान होता है बच्चों, साइन में साइन 60 का मान, √3/2 सॉरी, तो दैट इज द साइन ई। तो ई इज इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। देखो है ना, तो आंसर विल बी 60 डिग्री बच्चों। तो आगे हम स्पेरिकल मिरर से अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे बच्चे। तब तक खुश रहे, आनंदित रहे, बिंदास रहे। ऑल द बेस्ट।